आदाब, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ नेटवर्क का उर्दू चैनल आलमी सहारा। दिन भर की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद मेराज। आइए डालते हैं नज़र अब तक की अहम खबरों पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खिताब पर लीडरान ने दिया रद्द-ए-अमल। कहा यह था हुकूमत का भाषण, मसाइल पर नहीं थी तवज्जो। पार्लियामेंट के बाहर आम आदमी पार्टी का एहतजाज, CBI के जरिए CM केजरीवाल की गिरफ्तारी पर लीडरान बरहम। मुकाबला जाती इम्तिहानात में हो रही लापरवाही के खिलाफ एहतजाज जारी, इंडियन यूथ कांग्रेस ने किया मुजाहिरा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हुकूमत पर किया तंज। कहा एक तरफा अक्सरियत नहीं, अपोजिशन मजबूत है। जनूबी अमेरिका मुल्क बोलीविया में फौजी बगावत, फौजी जनरल को किया गया गिरफ्तार। तख्ता पलटने की कोशिश हुई नाकाम। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। सदर के खिताब के बाद लीडरान के जरिए अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। उनकी क्षमता और माननीय सदस्यगण, एक सशक्त भारत के लिए हमारे सैन्य बलों में आधुनिकता जरूरी है। युद्ध की स्थिति में हम सर्वश्रेष्ठ रहे, इसके लिए सेनाओं में रिफॉर्म्स की प्रक्रिया निरंतर जारी रहनी चाहिए। इसी सोच के साथ मेरी सरकार ने बीते 10 वर्षों में डिफेंस सेक्टर आने के कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के रिफॉर्म से डिफेंस सेक्टर को बहुत लाभ हुआ है। 40 से अधिक ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को 7 निगमों में संगठित करने से उनकी क्षमता और दक्षता दोनों बढ़ी है। ऐसे ही रिफॉर्म्स के कारण भारत आज 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। पिछले एक दशक में हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट 18 गुना अधिक होकर 21,000 करोड़ रुपया तक पहुंच चुका है। फिलीपींस के साथ ब्रह्मास मिसाइल का रक्षा सौदा डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भारत की पहचान मजबूत कर रहा है। सरकार ने युवाओं और उनके स्टार्टअप्स को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर डिफेंस सेक्टर की मजबूत नींव तैयार की है। मेरी सरकार उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर्स भी विकसित कर रही है। हम सभी के लिए एक खुशी की बात है कि पिछले वर्ष हमारी सैन्य जरूरतों की लगभग 70% खरीद भारतीय उद्योगों से ही की गई है। हमारी सेनाओं ने 500 से अधिक सैन्य साजो सामान को विदेशों में नहीं मंगाना तय किया है। ये सभी हथियार और उपकरण अब सिर्फ भारतीय कंपनियों से ही खरीद की जाएगी। मेरी सरकार ने सैनिकों के हितों को भी हमेशा प्राथमिकता दी है। तभी 4 दशक के बाद 1 रैंक 1 पेंशन को लागू किया गया है। इसके तहत अब तक 1,20,000 करोड़ रुपया दिए जा चुके हैं। शहीद सैनिकों के सम्मान के लिए सरकार ने कर्तव्य पथ के एक छोर पर नेशनल वॉर मेमोरियल की स्थापना भी की है। ये प्रयास केवल वीर जवानों के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र का नमन ही नहीं है, बल्कि राष्ट्र प्रथम की अनवरत प्रेरणा का स्रोत भी है। अपने अभिभाषण में आज जिक्र किया इमरजेंसी का 75 साल पूरे हो, उसको लेकर के क्या? अच्छी बात है, राष्ट्रपति जी ने जिक्र किया, लेकिन जो अघोषित इमरजेंसी आज चल रही है उस पर भी जिक्र करना चाहिए ना। कहाँ जो है वंचित वर्ग की महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिला है, और जो 80 करोड़ लोग हैं जिनको सस्ता राशन की बात चल रही है वो कौन लोग हैं? रोजगार पे बात करनी बहुत जरूरी है। तो अभी राष्ट्रपति जी ने पढ़ा, वो जानते हैं सब सरकार का जो है पेपर है, लेकिन बुनियादी मुद्दों पे बात नहीं होगी तो कैसे चलेगा। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ नगीना से, वहाँ रोजगार नहीं है, वहाँ बाढ़ की समस्या है, वहाँ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां नहीं है, और कास्ट एट्रोसिटी कितनी बढ़ रही है। कल ही हरिद्वार में एक लड़की का सामूहिक रेप हुआ जो नाबालिग बच्ची थी, कि आरोपी गिरफ्तार नहीं हो रहे। तो राष्ट्रपति जी को हम तो उम्मीद करके बैठे राष्ट्रपति जी बोलेंगे इस पे कि जो देश में जो आज हालात हो रहे हैं, एनसीआरबी का डाटा कहता महिलाओं पर इतना उत्पीड़न हो रहा है, इस पर भी बोलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला। तो अभी कोशिश करेंगे कल अपनी बात कहेंगे। नीट का जिक्र भी किया उन्होंने कि नीट के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मगर लीक क्यों हो रहा है? आप ये सोचने की सवाल है ना, आप पे तो सब कुछ है।
आप पे पूरा जो है एडमिनिस्ट्रेशन है, आप पे पुलिस है, आप पे इंटेलिजेंस है, आप पे अर्धसैनिक बल, फिर लीक कैसे हो रहा है? चोरी कहाँ हो रही है? चोरी को पकड़ना पड़ेगा ना। तो कब कल होने वाली चीज भी कल होगा, जैसे हत्या होगी है तो कार्रवाई होगी, ये क्या बात है? हत्या होनी बंद होनी चाहिए ना, सवाल ये। तो अभी बहुत कुछ है जिसपे हमें उम्मीद थी कि राष्ट्रपति जी महामहिम बोलेंगी, लेकिन वो नहीं बोली है, लेकिन हम लोग बोलेंगे। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से संगोल हटा करके वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी रखने की बात हो रही है, इसमें क्या बात है? अच्छा है, ये बोलने से नहीं चलेगा कि देश कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है, चलना चाहिए, चलेगा तभी देश में बदलाव होगा, और अखंड भारत भी तभी बनेगा, मजबूत भारत भी, सम्राट अशोक के सपनों का भारत भी तभी बनेगा जब संविधान के आधार पर देश चलेगा और सबको मौका मिलेगा। कल से हमने शुरुआत कर दी है, हमने कल भी माननीय अध्यक्ष जी से अपील की कि हमें बोलने में मौका दे, बड़ी आवाज उठाने के बाद मौका मिला, तो नई पार्टी को मौका मिलना चाहिए। और क्योंकि हम भी बहुत लोगों के चुन के द्वारा भेजे गए हुए हैं, अपनी मर्जी से नहीं आए, जनता ने भेजा अपनी बात रखने के लिए, तो उनकी बात उठाने का मौका नहीं मिलेगा तो फिर क्या चलेगा। तो हम नगीना का धन्यवाद देते हैं और नगीना के जरिए देश के जो कमजोरों की, बहुजनों की, हक वंचित समाज के लोगों की आवाज है उसको उठाते रहेंगे, इसलिए हम पार्लियामेंट में। कोई जरूरत नहीं है इमरजेंसी का जिक्र करने की। इस देश में 10 साल से इमरजेंसी चल रही है। 50 साल वाला इमरजेंसी छोड़ दीजिए, लोग भूल चुके, जनरेशन बदल गई है। 10 साल में जो इमरजेंसी चल रही है वो निकालो, उठाओ, कुछ नहीं होगा, उनके लोग फंसे उसमें। AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सदर के खिताब में कहीं भी अक़लियत के लफ्ज़ का भी इस्तेमाल नहीं किया गया। आखिर क्यों? इतनी नफरत क्यों है? SP के रूप में पार्लियामेंट अखिलेश यादव ने खिताब को हुकूमत का भाषण करार दिया है। भारत की पहचान पहले तो ये है कि बीजेपी अभी भी ये समझ रही है कि वो 2019 के रिजल्ट में है। तो अभी उर्दू में कहते हैं कि अभी ख्वाब गफलत से बेदार नहीं हुए हैं। दूसरी बात यह है कि इस पूरे प्रेसिडेंट के एड्रेस में कहीं पर भी लफ्ज माइनॉरिटी का इस्तेमाल नहीं हुआ। आखिर क्यों? भाई संविधान की आप बात करते हैं तो संविधान में आर्टिकल 30 में लिखा नहीं है माइनॉरिटी, तो इतनी नफरत क्यों है? तीसरा यह है कि नौजवानों की बात हो रही है, बेरोजगारी तो इनका मुकद्दर बना कर रख दिया। सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर कोई इस देश में है तो नौजवान हैं, उनके बारे में सिर्फ बातें हो रही हैं। चौथी बात यह है कि फॉरेन पॉलिसी के ताल्लुक से कल एंथनी ब्लिंकन कह रहे हैं कि भारत में हेट स्पीचेस का इजाफा हुआ है, भारत में माइनॉरिटीज के जो रिलीजियस प्लेसेस है उनको डेमोलिश कर दिया जा रहा है। पांचवी बात यह है कि कोई देश को राह दिखाने के लिए कि सरकार क्या करने वाली है इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, कुछ जिक्र नहीं है। तो इसमें कुछ है ही नहीं, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल का सवाल है। और बीजेपी अभी भी उसी अहंकार में है, अभी रियलाइज नहीं कर रही है क्या हो गया उनको। इमरजेंसी की भी बात की है, प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी का जिक्र किया है, कहा कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला तो कई मरतबा पार्लियामेंट में हुआ है बीजेपी की सरकार में, उस पर क्या बोलेंगे वो लोग? कितने इंस्टेंसेस गिनाए आपको? नीट को लेकर भी कहा कि हाँ, नीट, अरे नीट का तो आप बोल देते ना कि दोबारा करवाएंगे। बेशर्मी की हद है। एक सोसाइटी रजिस्टर कर दिया आपने, बेशर्मी की हद है। आप 25 लाख युवाओं से, उनके फैमिलीज के से आप खेल रहे हैं। पेपर लीक हो जाता है एक दिन पहले, हर जगह लीक ही लीक हो रहा है, कहाँ की लीक नहीं हो रहा है। तो नीट को दोबारा करवाना चाहिए, उसका जिक्र ही नहीं है। कहाँ पेपर लीक हो गया? झारखंड में, महाराष्ट्र में, बिहार में, हर जगह लीक हो चुका है। और प्रधानमंत्री झूठ बोलते, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सब खा रहे हैं, लीक हो रहा है। सरकार का भाषण था, और जब सरकार ये दावा करती है कि दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था और 30 नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी, तो किसान क्यों दुखी है, किसान क्यों संकट में है? अगर ये 5वीं दुनिया की अर्थव्यवस्था बनने की जो कहानी बताई जा रही है, क्या हमारा किसान भी उसी तरीके से खुशहाल हो गया है? और फिर अगर 5वें नंबर की हमारी अर्थव्यवस्था है तो इतने बड़े पैमाने पर नौजवान बेरोजगार क्यों हैं, नौकरी क्यों नहीं उनके हाथ में? और फिर अग्निवीर जैसी व्यवस्था आधी अधूरी क्यों लागू करनी पड़ रही है? महंगाई क्यों है इतनी? और जिस तरह से इन्वेस्टमेंट को लेकर के बड़े बड़े सपने दिखाए थे, सरकार कहती है कि हम सर्विस सेक्टर को भी और इन्वेस्टमेंट को भी देख रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट है कहाँ? अगर इन्वेस्टमेंट होता तो हमारी और ग्रोथ दिखाई देती। कुछ लोगों की ग्रोथ से देश की ग्रोथ नहीं हो सकती है, कुछ लोगों की ग्रोथ से तो हमारा नंबर अच्छा हो सकता है, हम 5वें नंबर की व्यवस्था बन सकते हैं। लेकिन हमारे देश का किसान, गरीब
और जो अभी तक 10 साल में सबसे ज्यादा उत्पीड़ित हुआ है उसके लिए क्या है सरकार का, और बाकी बातें हम लोग सदन में कहेंगे। किसने? देखिए ये सवाल भाजपा के लोगों ने क्या किया है? इमरजेंसी में जो लोग जेल में रहे, समाजवादियों ने तो उन्हें सम्मान दिया, वेतन दिया और भी सुविधाएं दी। क्या ये सरकार सुविधाएं दे रही है? सुविधाएं दी होती, उनका सम्मान दिया होता तो शायद बात की होती तो अच्छा लगता है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने अपने खिताब में मुकाबला जाती इम्तिहानात के पेपर लीक के मसले पर भी बात की, जिसके बाद हुकूमत के रवैयों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर ने कहा कि हमने नेट इम्तिहान के ताल्लुक से कुछ नहीं सुना, बेरोजगारी के हवाले से कुछ नहीं सुना, जबकि ये अहम मौज़ूआत हैं। नीट के मसले का कोई हल नहीं है क्योंकि इसमें बीजेपी के लोग ही मुलव्विस हैं। इमरजेंसी का भी जिक्र राष्ट्रपति ने किया। देखिए, मैं यही कह रहा था कि राष्ट्रपति जी सरकारी भाषण दे दिए तो नॉर्मल है, सरकार के ही सारे मुद्दे वो लोग आगे बढ़ाने का कोशिश में होंगे, लेकिन इस समय 49 साल के बाद ये जो इमरजेंसी के बाद जिक्र किया, मेरे ख्याल में कोई लॉजिक नहीं था उस विषय पे। आज के मुद्दे के बारे में बोलना चाहिए था। हम नीट परीक्षा के बारे में कुछ नहीं सुना, हमारे युवाओं की बेरोजगारी के बारे में कुछ नहीं सुन पाए, तो बड़ी जरूरी विषय है। और आपको ये भी मालूम है कि मणिपुर इस शब्द तो ना प्रधानमंत्री के मुंह से निकला ना राष्ट्रपति जी से। ये बड़ी जरूरी है कि इस किस्म के विषय, चीन के सीमा से में क्या हो रहा है, बहुत बड़े विषय हमारे देश में है जो हम उठाना चाहते हैं हमारे देश में, और ये उठाने के लिए सरकार इस भाषण को इस्तेमाल कर सकते थे। हमारे जवाब में तो नेचुरली प्रतिपक्ष की भी ये जिम्मेदारी है कि ऐसे मुद्दे हम ऐसे भी बताएं जनता को जो संसद के अंदर चर्चा होनी चाहिए, जो अब तक नहीं हुई है। बस यही बात। नीट को लेकर भी कहा कि निष्पक्ष जांच होगी, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हम ये भी समझना चाहते हैं कि इस किस्म की मैनेजमेंट क्यों इतना बुरा हुआ इस बार। आपको पता है कि कभी कभी पोस्टपोन होता है, कभी कभी कैंसिल होता है, कभी कभी परीक्षा चलती है, किसी को ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते। ये सारे विषय पे हमको अच्छी जानकारी चाहिए। लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने लोकसभा के सदर ओम बिरला से मुलाकात की। राहुल गांधी के अलावा अपोजिशन के दिगर लीडरान भी मौजूद थे। आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट के बाहर दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की सीबीआई के जरिए गिरफ्तारी और एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह समेत दिगर लीडरान भी मौजूद थे। संजय सिंह ने कहा, जब उनकी जमानत सुप्रीम कोर्ट में मंजूर होनी थी, जब सुप्रीम कोर्ट से उनकी रिहाई की पूरी उम्मीद थी, ऐसे में केजरीवाल जी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। मुझे लगता है कि यह तानाशाही की बहुत बड़ी मिसाल है और पीएम मोदी को जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल पर बोलना चाहिए। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो 3 बार से प्रचंड बहुमत से जीत के आए हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। और किस दिन जेल में डाला गया? जब सुप्रीम कोर्ट से उनकी जमानत पर मोहर लगनी थी, जब सुप्रीम कोर्ट से उनके छूटने की पूरी संभावना थी, उस वक्त केजरीवाल जी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, ईडी कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। तो मैं समझता हूं कि ये एक तानाशाही का बहुत बड़ा उदाहरण है और भारत के प्रधानमंत्री को जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के ऊपर बोलना चाहिए, इसको रोकना चाहिए, अरविंद केजरीवाल को रिहा करना चाहिए। इस मांग को लेकर आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा रहे हैं और राष्ट्रपति जी का हम पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण होता है वो सरकार का लिखा हुआ भाषण होता है। उस सरकारी भाषण में वो लोकतंत्र को लेकर बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, उस सरकारी भाषण में वो संविधान को लेकर बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, लेकिन जो सच्चाई है जमीन की, पूरे देश में भारत के संविधान और लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। वेस्ट बंगाल में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, महाराष्ट्र में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, दिल्ली में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जेल में हैं, हमारे एक शिक्षा मंत्री को जेल में डाल दिया, स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाल दिया, मुझे 6 महीने जेल में रखा। तो इस सारे सवालों को लेकर आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हम लोग सरकार के लिखे गए भाषण का बहिष्कार कर रहे हैं। राष्ट्रपति जी के प्रति पूरा सम्मान है, उनका अपना कोई कार्यक्रम होगा तो निश्चित रूप से हम लोग उसमें शामिल होंगे। इंडिया ब्लॉक के लीडर को भी आप लोगों ने मदद मांगी है क्या? आज तो हमने अपने प्रोटेस्ट की शुरुआत की है, अब इंडिया ब्लॉक के भी नेताओं से बातचीत हो रही है और उनके समर्थन से भी इस आवाज को आगे बुलंद किया जाएगा।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, पार्लियामेंट में इत्तेफाक अक्सरियत नहीं है, मजबूत अपोजिशन है, नौजवान है जो लोगों के मसाइल पर बात करना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि स्पीकर इसकी इजाजत देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो इस पार्लियामेंट का कोई मतलब नहीं रह जाता। कल हमारे आगा रूहुल्लाह जो वहाँ पर कुछ बोल पड़े थे, लेकिन विद शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अगर रूहुल्लाह को बात करने का मौका नहीं मिला, दैट इंडिकेट्स कि हमारा जो पार्लियामेंट है अभी भी उसी मूड में जो पहले था। आई होप इट विल चेंज। Democracy has to survive. For that, the speaker will have to change to the new thing. It is no longer brute majority on the one side. Now there is an opposition, strong opposition, young opposition, that wants to raise people's problems. And I hope Speaker Saab will allow those problems to be brought before the people. Otherwise, this parliament has no meaning at all. That's why Aga Ruhullah, Member of Parliament of Srinagar constituency, told Speaker that he is not belonging to BJP, Congress or something else. He is a simple custodian of the Constitution. Correct. And I'm glad all the opposition stands by the Constitution. And I hope they will strengthen the Constitution rather allowing the Constitution to disappear. कश्मीरी रुकने पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह ने पार्लियामेंट में पहले दिन ही साबिक रुकने पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली के दहशतगर्द कहे जाने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि जमहूरियत के इस सबसे बड़े इदारे में जब एक मुस्लिम रुकने पार्लियामेंट को दहशतगर्द कहा जा सकता है तो सड़कों पर मुसलमानों को क्या कुछ नहीं कहा जाता होगा। इसी ऐवान में एक मुसलमान MP को टेररिस्ट कहा गया क्योंकि वो मुसलमान है। आपने उस आवाज़ को, उस नाजायज़ आवाज़ को कैसे खामोश किया, या आपने उन आवाज़ों को उठने दिया? अगर एक MP जो चुना हुआ नुमाइंदा होता है, अगर उसको इस हाउस में जमहूरियत के बड़े इदारे में टेररिस्ट कहा जा सकता है, तो उन मुसलमानों को सड़कों पे भी टेररिस्ट कहा जा सकता होगा। इसी तरह से ऑनरेबल स्पीकर, जनाब स्पीकर साहब, मैं आपको जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से स्पीकर मुंतखब होने पे मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपसे ये गुजारिश है कि आज के बाद आप न BJP है, न कांग्रेस है, न समाजवादी है। आज के बाद सिर्फ आपकी एक ही पार्टी है, आईन हिंद, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उम्मीद है कि आज के बाद नीट 2024 और नेट UGC में हुई लापरवाही के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। इंडियन यूथ कांग्रेस ने आज भी दिल्ली में एहतजाज किया और मुतालबा किया कि NTA के खिलाफ जांच कराई जाए। इस मौके पर पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज किया है। यूपी के बरेली इज्जत नगर इलाके में गोली चलाने के मामले में मुलजिम राजीव राणा को हिरासत में लिया गया। SSP बरेली अनुराग आर्य ने बताया कि मामले में अभी तक 21 लोगों को पकड़ा गया है। मामले में मुलजिम राजीव राणा को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जो लोग मामले में शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गैर कानूनी इमलाक का भी पता लगाया जा रहा है। विगत दिवस जो घटना घटित हुई थी उसके संबंध में इज्जत नगर थाने पे 2 मुकदमे पंजीकृत हैं, 384/24, 386/24, दोनों गंभीर धाराओं में पंजीकृत मुकदमे हैं। इसमें अब तक टोटल 21 लोग हैं जो अकाउंट फोर किए जा चुके हैं। इसका मुख्य आरोपी अभियुक्त जो है राजीव राणा, अभी राजीव राणा, इसके बारे में सूचना मिली है कि ये मौके पे पहुंचकर और कुछ अपने साथियों के साथ पहुंचा था वीडियो बनाते हुए। तत्काल जो मौके पे CO मौजूद थे उनके द्वारा इसको हिरासत में लेके पूछताछ के लिए भेजा गया है। डिटेल में इससे पूछताछ की जाएगी कि ये पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ, क्या क्या इसके पहलू थे, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था, इसका आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। इसके साथ साथ और भी जो लोग इसमें शामिल होंगे इनके विरुद्ध बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अवैध प्रॉपर्टियों का भी पता लगाया जा रहा है। उसमें ऐसी प्रॉपर्टियों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अन्य विभागों के समन्वय के साथ वो भी की जाएगी। आज भी एक प्रॉपर्टी इसकी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रचलित है जो कि हमारी टीमें मौके पे हैं। तो हम यही अश्योर करते हैं कि इस प्रकार की घटना जो हुई है उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसी कार्रवाई जो लोगों को एक मैसेज देगी वो सुनिश्चित करेंगे। आगे ऐसी घटनाएं ना हो उसके संबंध में एक प्लान बनाते हुए ऐसे प्रकरण चिन्हित किए जाएंगे जिसमें कोई कसीदगी है, आपस में दुश्मनी है, जो गंभीर घटना में परिलक्षित हो सकती है, और उसमें जिम्मेदारी तय करते हुए अलग अलग लेवल्स की टीमें गठित करा के उनका निराकरण करना और ये भी पता करना कि ऐसे प्रकरणों में कौन आपराधिक एलिमेंट्स है या कौन ऐसे लोग हैं जिनका आपराधिक इतिहास है जो शामिल है,
उनको बहुत कठोर कार्रवाई करते हुए जेल के पीछे भेजना ये सुनिश्चित किया जाएगा ताकि फायरिंग की गई और आज उसने जिस तरह से पुलिस को चुनौती देते हुए वीडियो बनाते हुए आया है, तो क्या कहेंगे इसके लिए? ये पुलिस ने ही 21 लोगों को गिरफ्तार किया है, पुलिस ने ही ये कार्रवाई की है। इसके लिए भी बहुत मेहनत से पुलिस की टीमें लगी हुई थी। अब किन परिस्थितियों में ये इस प्रकार से वीडियो बनाते हुए पहुंचा है उसका हम लोग इससे पूछताछ भी करेंगे, डिटेल में जाएंगे, किसी की जो भी जिम्मेदारी होगी वो तय भी करेंगे और कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। इसके खिलाफ नजीर बनने की कार्रवाई, ऐसी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जनूबी अमेरिकी मुल्क बोलीविया में फौजी बगावत के बाद पुलिस और फौज ने प्रेसिडेंट हाउस पर धावा बोला, जिसके बाद बोलीविया के सदर लुइस आर्से ने फौजी बगावत में शामिल होने वाले जर्नेलों की जगह नए आर्मी कमांडर मुकर्रर कर दिए हैं। बता दें कि बोलीविया में हुक्काम ने बुध के रोज हुकूमत के खिलाफ बगावत की कोशिश को नाकाम बना दिया। शाम 4 बजे के करीब बख्तरबंद गाड़ियां प्रेसिडेंट हाउस के दरवाजे तक पहुंच गईं और फौजियों को इमारत में दाखिल होते देखा गया था। अलबत्ता सदर लुइस आर्से और दीगर हुक्काम की जानिब से मजम्मत के बाद वो पीछे हट गए। फौज के वापस जाने के बाद हुक्काम ने फौज के कमांडर जनरल को गिरफ्तार कर लिया है। सदर लुइस आर्से ने बगावत के दौरान ही प्रेसिडेंट हाउस में मौजूद फौजियों में से एक को नया फौजी कमांडर मुकर्रर कर दिया, जिसने फौजियों को अपने बैरकों में वापस लौट जाने का हुक्म दिया। फौज की वापसी के साथ ही सदर लुइस आर्से के हजारों हामी कौमी परचम लिए हुए लापात चौक पर जमा होने लगे। सदर लुइस आर्से ने उन्हें खिताब करते हुए कहा कि जो जमहूरियत हमने जीती है उसे कोई नहीं छीन सकता। फिलिस्तीन के मजलूम आवाम के पास अशियाए खुर्दनी की बेपनाह किल्लत है, जिसकी वजह से बच्चों समेत बड़ों को भी घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। गजा के खान यूनुस में खवातीन और बच्चे कतार में खड़े चैटी किचन में बनने वाले खाने के मुंतज़िर नजर आते हैं, जबकि पानी का हुसूल हर गुजरते दिन के साथ गजा के बाशिंदों के लिए इम्तिहान बनने लगा है। फिलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा। सहारा प्रणाम।